एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों, ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम ध्वनि विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। ध्वनि विज्ञान भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें स्वरों की वैज्ञानिकता का वर्गीकरण और ध्वनि नियम, ध्वनियों के परिवर्तन के कारण आदि का अध्ययन किया जाता है। आज आपको इस व्याख्यान में ध्वनियों के वर्गीकरण के बारे में बताया जाएगा। ध्वनि या स्वन क्या है? सबसे पहले संक्षेप में आपको मैं ये बताना चाहूँगी। स्वन या ध्वनि शब्द जो है, इस स्वन शब्द हिंदी में प्राय ध्वनि के प्रयोग के लिए किया जाता है। स्वन और ध्वनि प्राय समान शब्दों में या पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग में आते हैं। ध्वनि शब्द स्वन धातु में ई प्रत्यय लगने से बना है। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़ करना या घोष करना। भाषा विज्ञान की शाखा में ध्वनि विज्ञान में स्वन का अर्थ है मानव मुख से उच्चरित वे ध्वनियाँ जिनसे भाषा की संरचना हो सकती है। अर्थात भाषा की संरचना जिनसे बनती है वे ध्वनियाँ कहलाती हैं, और भाषा की संरचना जिनसे नहीं होती है उनको हम ध्वनि या स्वन नहीं कह सकते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि भाषा ध्वनि भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुतम इकाई है जिसका उच्चारण और श्रोतव्यता की दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तित्व हो। अर्थात संक्षेप में कहा जा सकता है कि भाषा में प्रयुक्त ध्वनि ही भाषा ध्वनि है। आगे अब हम इसके लिए भाषा ध्वनि के लिए केवल ध्वनि शब्द का ही प्रयोग करेंगे। ध्वनि लघुतम इकाई है, सूक्ष्मतम इकाई है, लेकिन स्वतंत्र है। आपको ये बताया जा चुका है। ध्वनि को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित ही होगा, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण से हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकल पाती है। अर्थात उसे पूर्ण अवरुद्ध होकर के आगे बढ़ना पड़ता है या फिर संकीर्ण मार्ग से घर्षण खाते हुए उसको निकलना पड़ता है। तो उसके आधार पर उनके कई वर्गीकरण हो जाते हैं, जैसे स्पर्श संघर्षी, संघर्षी, अर्धव्यंजन, स्वर आदि। इस तरह से उनके वर्गीकरण होते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण का क्या आधार है? स्वर ध्वनियाँ एक प्रकार की गूंज होती हैं। मौखिक स्वरों में वह गूंज मुख विवर से होती है तथा अनुनासिक स्वरों में वह गूंज मुख विवर और नासिका दोनों से होती है। अर्थात जिनसे नाक और मुंह से दोनों से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। मुख विवर में गूंज मुख विवर के स्वरूप पर ही निर्भर करती है। वह चौड़ा होगा तो एक अलग प्रकार की गूंज होगी और संकरा होगा तो दूसरे प्रकार की गूंज होगी। आशय यह है कि किसी भाषा में जितने स्वर होते हैं उनके उच्चारण भी उतने ही प्रकार के स्वरूप मुख विवर को देने पड़ते हैं। अब हम सामान्यतः स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर कर सकते हैं। जीभ का भाग के आधार पर अग्रस्वर और मध्य स्वर तथा पश्च स्वर में कर सकते हैं। किसी भी स्वर के उच्चारण में जीभ का जो अग्रभाग होता है, जीभ का अग्रभाग बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो किसी में मध्य भाग और किसी में पश्च भाग, इस आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अग्रस्वर जैसे हिंदी में ई, ए, ऐ। मध्य स्वर हिंदी में ए और आ कहलाते हैं और पश्च स्वर में उ, ओ, औ कहलाते हैं। स्वरों के वर्गीकरण का आधार का दूसरा जो बिंदु बनता है वो है जीभ में व्यवृत भाग की स्थिति। जीभ का व्यवृत भाग चाहे वह अग्र हो, मध्य हो या पश्च, कभी तो ऊपर तालु के काफ़ी पास चला जाता है तो वह संवृत कहलाता है। कभी वह बिल्कुल नीचे रह जाता है तो विवृत कहलाता है।
कभी वह संवृत के पास रहता है तो उसे अर्धसंवृत कह सकते हैं, और कभी विवृत के पास तो उसे अर्धविवृत कह सकते हैं। अर्थात जीभ के व्यवहृत भाग के आधार पर स्वरों की 4 स्थिति बनती है: संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत स्वर। तीसरा बिंदु बनता है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर। ओष्ठों को वृत्ताकार करके जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें वृत्तमुखी, जैसे हिंदी में ऊ, ऊ, ओ, औ, आ, और जिनका बिना ऐसे ही किए उच्चारण होता है उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं, जैसे हिंदी में ए, आ, ई, ए, आई। अब इनके भी 2 भेद होते हैं: पूर्ण वृत्तमुखी, अल्प वृत्तमुखी, उदासीन आदि आदि भी कहा जाता है। मात्रा के आधार पर भी स्वरों का भेद किया जाता है। मात्रा का अर्थ होता है स्वर के उच्चारण में लगने वाली समय की मात्रा, अर्थात कितना समय किसी स्वर को उच्चारण करने में लगता है। इस आधार पर 2 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिसमें कि उच्चारण में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर में उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है या लगभग दुगना समय लगता है, तो उसे दीर्घ स्वर भी कहते हैं। संस्कृत में एक प्लुत स्वर भी हुआ करता था जो दीर्घ से कुछ अधिक दीर्घ होता था, जैसे ओम। तो यहाँ पर ओ ऐसा ही स्वर है जो बाद में प्लुत यहाँ पर 3 गुने समय का अधिक द्योतक है। हिंदी में लेकिन दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर यही 2 ही माने गए हैं। अब विद्यार्थियों, अगला जो वर्गीकरण का आधार बनता है वो है कव्य की स्थिति। हमारा जो वाग अंगों में आता है कव्वा, जीभ आदि की भांति, उसके आधार पर भी स्वरों के उच्चारण की स्थिति निर्धारित की जाती है। इसके आधार पर 2 भेद किए जाते हैं: मौखिक स्वर, जिसके उच्चारण के समय कोवा ऊपर उठकर नासिका विवर को बंद कर लेता है और सारी की सारी हवा मुंह से ही निकल जाती है। हिंदी में ए, आ, ई आदि स्वर हैं जिनके उच्चारण में नासिका विवर का कोई योगदान नहीं होता है, उन्हें मौखिक स्वर ही कहा जाता है। दूसरा है अनुनासिक स्वर, जिनके उच्चारण में कौवा बीच में लटका रहता है, अतः हवा का कुछ अंश नाक से भी निकलता है और कुछ मुख से भी निकलता है, जैसे चंद्रबिंदी वाले या अनुस्वार वाले अंग, ई, ऊ आदि ऐसे स्वर हैं। अगला है जीवा के चल या अचल होने के आधार पर स्वरों का भेद। इस आधार पर स्वरों के 2 भेद किए जाते हैं: मूल स्वर, जिनके उच्चारण में जीभ अचल रहती है, अर्थात किसी एक निश्चित स्थिति में ही रहती है। हिंदी के मानक रूप में सामान्यतः सभी स्वर ऐसे ही हैं। जो संयुक्त स्वर होते हैं, संयुक्त स्वरों के उच्चारण में जीभ एक स्वर स्थिति से चलकर दूसरे स्वर की स्थिति में चली जाती है, अर्थात वो अचल नहीं होती है, चल होती है। हिंदी में वैयाकरण में ऐ के उच्चारण में जीभ ए की स्थिति से ई की स्थिति की ओर चली जाती है। इसी प्रकार कव्वा में भी औ में ऐसे ई की ओर चली जाती है। तो जो संयुक्त स्वर होते हैं उनमें जीभ चल की ओर चली जाती है, चल स्वर कहलाते हैं वो। अब 1-2 और वर्गीकरण हैं जो मुख की मांसपेशियों की शिथिलता और दृढ़ता के आधार पर भी होते हैं। स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर होते हैं। स्वर तंत्रियों की स्थिति में घोष और अघोष भेद किए जाते हैं। स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। प्रथम, घोष स्वर। प्राय सभी भाषाओं के सभी स्वर घोष स्वर होते हैं, अर्थात उनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे के बहुत अधिक निकट आ जाती हैं। आपने छोटी कक्षाओं में इनको व्याकरण में जरूर पढ़ा होगा। और अघोष स्वर है अपवाद स्वरूप कुछ भाषाओं में कुछ विशेष स्थितियों में अघोष स्वर उच्चरित होते हैं, जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियाँ एक दूसरे के इतनी निकट नहीं होती कि उनके बीच से निकलने वाली हवा स्वर तंत्रियों के किनारे से घर्षण करती हुई निकल जाती है। तो विद्यार्थियों, ये तो इनके स्वरों के वर्गीकरण के आधार हुए। जिह्वा की स्थिति के आधार पर, अर्थात अग्र, मध्य और पश्च। जिह्वा की व्यवृत स्थिति के आधार पर संवृत, विवृत,
अर्धसंवृत, अर्धविवृत और मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, कव्य की स्थिति के आधार पर मौखिक स्वर, अनुनासिक और जीभ के चल और अचल होने के आधार पर मूल स्वर और संयुक्त स्वर कहा जाता है। आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। अब अगला एक छोटा सा बिंदु और बनता है, मान स्वर किसे कहते हैं। मान स्वर अर्थात मान स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो किसी भाषा विशेष के नहीं होते हैं, बल्कि विभिन्न भाषाओं के स्वरों में स्थान निर्धारण के लिए बताए हुए मानदंड होते हैं। अर्थात विभिन्न भाषाओं में स्वरों का क्या स्थान है उसके लिए बताए हुए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ कसौटी होती हैं। इन मानक स्वर को इन्हें मानक स्वर या आदर्श स्वर भी कहते हैं। सबसे पहले स्वरों के उच्चारण के समय जीभ के स्थान का ठीक ठीक अध्ययन करने का प्रयास सन 1953 के आसपास जॉन वलिस ने किया था और उसके पश्चात कई विद्वानों ने इनकी स्थितियों का अध्ययन भी किया गया था। तो इस तरह से ये मान स्वर और स्वरों का वर्गीकरण हो जाता है। अब स्वरों के वर्गीकरण के पश्चात आती है बात व्यंजनों के वर्गीकरण की। व्यंजन से आप सभी विदित होंगे। 18 व्यंजन वे ध्वनियाँ जिनमें उच्चारण में हवा कुछ बाधित होती है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से नहीं निकल पाती है। ध्वनियों के उच्चारण के लिए हवा को रोककर या कई प्रकार से विकृत करना पड़ता है। इस क्रिया को प्रयत्न कहते हैं। तो व्यंजनों का वर्गीकरण जो है वो प्रयत्न के आधार पर भी होता है, स्थान के आधार पर भी होता है। तो इस तरह से आपको जो मुख्य मुख्य आधार होते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण के, आज आपको 6 आधारों के बारे में ज्ञान कराया जाएगा। सबसे पहले होता है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न अभी आपको बताया था, प्रयत्न वो स्थिति है कि जब ध्वनियों के उच्चारण में हवा को रोक करके या फिर कई प्रकार से विकृत करना पड़ता है, इस दशा को प्रयत्न करना पड़ता है। हर ध्वनि के लिए कोई ना कोई प्रयत्न करना पड़ता है, तो वो प्रयत्न ही उसका स्थान बन जाता है, उसका निर्धारक तत्व बन जाता है। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों की मुख्य निम्नांकित स्थितियां बनती हैं। सबसे पहला होता है स्पर्श। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। इनके उच्चारण में एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श करता है। अर्थात जो हमारे उच्चारण में काम आने वाले वाक्यंत्र होते हैं उनमें से एक दूसरे का कोई स्पर्श करता है। स्पर्श के उच्चारण में 3 चरण होते हैं। पहले के चरण में हवा भीतर से स्पर्श स्थान तक आती है। दूसरे चरण में 2 अवयव एक दूसरे का स्पर्श करके भीतर से हवा आती हुई हवा को रोक देते हैं और तीसरे चरण में दोनों अवयव एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और हवा बाहर निकल जाती है। तो ये इनके प्रयत्न की स्थिति होती है। दूसरा है संघर्षी व्यंजन। इनके उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव एक दूसरे के इतने निकट हो चले होते हैं कि दोनों के बीच से निकलने वाली हवा घर्षण या संघर्ष करती हुई निकलती है। उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। हिंदी में प, व, स, ज, श, ख, ग आदि संघर्षी ध्वनियाँ हैं। अगला प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का भेद है वो है स्पर्श संघर्षी। इन ध्वनियों के उच्चारण में प्रारंभिक चरण का स्पर्श होता है और अंतिम चरण का संघर्ष होता है, तो इन्हें इसीलिए स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। हिंदी में च, छ, ज, झ की यही स्थिति है। नासिक के ध्वनियाँ, इनके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं पंचम, जैसे कवर का पंचम वर्ण, चव का पंचम वर्ण, य, म, ङ, नम नासिक के ध्वनियाँ हैं। स्पर्श व्यंजनों में हवा का निकलना कुछ देर के लिए रुक जाता है और अवरोध की स्थिति में कुछ ध्वनियाँ नाक से निकल जाती हैं उच्चारण में, तो उन्हें नासिक के ध्वनि कहा जाता है। अगला प्रयत्न के आधार पर भेद है पार्श्विक। पार्श्विक अर्थात जो हवा है उच्चारण के समय मुख के मध्य मार्ग से 2 अवयवों
एक दूसरे से को मिलकर वायु को अवरुद्ध कर देते हैं और हवा उनके बगल से निकल जाती है, पार्श्व से निकल जाती है। रै पार्श्विक व्यंजन है हिंदी में। उत्क्षिप्त और इनके उच्चारण में हवा जीभ झटके से ऊपर की ओर जाके नीचे आती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे ढ, ढ, कंपन जात या लुंठित, इनके उच्चारण में किसी अवयव की नोक में से वायु के प्रभाव में कंपन होता है। उदाहरण के लिए हिंदी में रै के उच्चारण में जीभ की नोक कांपती है, कंपन होता है, तो रै जो है वो कंपन जात व्यंजन है। इस तरह से ये प्रयत्नों के आधार पर भेद किए गए हैं। अब व्यंजनों का जो अगला कारक बनता है विभाजन करने का, वो है स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर भी व्यंजनों के निम्नांकित भेद किए गए हैं। पहला है स्वर यंत्रमुखी, उपाली जीव्य, अली जीव्य, कोमल तालव्य, मूर्धन्य, वत्स्य और कठोर तालव्य, दंत, दंतोष्ठ्य, ओष्ठ्य। इस तरह से इनके विभिन्न भेद किए गए हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर भी अगला भेद है वो स्वर तंत्रियों के आधार पर होता है। इसमें मुख्यतः व्यंजनों के दो भेद किए जाते हैं, घोष और अघोष। ये स्वरों के संदर्भ में भी आपको बताया जा चुका है। जैसा कि कहा जा चुका है, घोष वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से हवा बीच से निकलती हुई हवा में कंपन होता है। हिंदी में कवर्ग आदि पांचों वर्ग के जो अंतिम तीन वर्ण हैं, ग, घ, ग, ड़, च, छ, ज, य आदि ध्वनियाँ घोष ध्वनियाँ हैं। दूसरी ओर उनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष कहते हैं। अर्थात जिनमें कंपन होता है उन्हें घोष और जिनमें कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। अब एक भेद प्राणत्व के आधार पर भी किया जाता है। प्राण का तात्पर्य है हवा, श्वास या हवा की शक्ति। इस आधार पर कुछ व्यंजन अल्प प्राण कहे जाते हैं और कुछ महाप्राण कहे जाते हैं। जैसे व्यंजन स्वरों में ह्रस्व और दीर्घ होते हैं, ठीक व्यंजनों में वही स्थिति होती है अल्प प्राण और महाप्राण की। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा का अधिक हो, श्वास बल अधिक लगता हो, उन्हें महाप्राण कहते हैं। और दूसरी ओर जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा का आधिक्य न हो या श्वास बल कम हो, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अब जैसे है शुद्ध ध्वनि प्राण में बहुत मिलती जुलती है जो व्यंजन है उसमें प्राण से बहुत मिलती जुलती है। इसी कारण महाप्राण ध्वनियों को है युक्त और अल्प प्राण ध्वनियों को है रहित भी लिखा जाता है। जैसे अल्प प्राण में क, ग, ड़, च हलंत के साथ में, महाप्राण में ख, घ, छ, झ, ट, ठ इस तरह की ध्वनियाँ होती हैं। अब स्वरों में ह्रस्वता और दीर्घता के आधार पर भी वर्गीकरण होता है। ह्रस्व व्यंजन जैसे क, च, प आदि है और दीर्घ व्यंजन क, क, च, प और द्वित्व के आधार पर भी प्राय द्वित्व व्यंजन भी दीर्घ कहलाते हैं। तो ये संयुक्त और असंयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन जैसे कट, प्लव, दो व्यंजन बिना स्वर के होते हैं, वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये विद्यार्थियों स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण है। आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। आप इस ई व्याख्यान को दोबारा सुने, बार बार सुने, समझ में आ जाएगा।